Good morning students, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 8th CBSE RBSE राजस्थान बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों का सिलेबस सेम ही है। NCERT की बुक्स है। NCERT की कक्षा 8 की जो बुक है हनी ड्यू, उसका चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्स ऑफ द पास्ट यानी भूतकाल की एक झलक। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। अब भूतकाल की एक झलक, पास्ट की ग्लोरी कैसी थी अपनी, कैसी, उसके बारे में अपन देखेंगे कि वे किस प्रकार से हमारे कंट्री में जब अंग्रेज आए और उनके आने के बाद और उनके जाने के बाद स्थितियां कैसे बदली या क्या क्या उन लोगों ने किया। इस चैप्टर में अपन ये थोड़ा हिस्टोरिकल बेस पे है, जैसा कि आपको लिखा हुआ पता चल ही रहा है। ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट, पास्ट का मतलब भूतकाल की, इतिहास की, हिस्ट्री की झलक, इतिहास की झलक आपको यहाँ दिखेगी। तो देखो, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है। तो हियर आर सम पीरियोडिकल पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री। पिक्टोरियल यानी चित्रित, पिक्चर सहित, ग्लिम्पसेस यानी झलक मिलेगी ऑफ द हिस्ट्री, हिस्ट्री की, ऑफ आर कंट्री, हमारे देश की। कहाँ से? फ्रॉम 1757 टू 1857, 1757 से लेकर 1857, 100 साल की हिस्ट्री में क्या क्या घटित हुआ, कैसे कैसे घटनाएं आगे बढ़ी, अंग्रेजों ने किस प्रकार से शुरू किया, ये अपन देखेंगे। These pictures and the speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। और यही घटनाएं, इस सारी चीज़ों को आप देखोगे तो आपकी एक समझ विकसित होगी, एक समग्रता से आप समझेंगे कि पहला स्वतंत्रता संग्राम जो था 1857 का, स्वतंत्रता के लिए जो पहला संघर्ष किया गया, उसकी रणनीति कैसे बनी और कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, इसका हमें पता चलेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी की परमिशन लेके ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 ईस्वी में बन जाती है और उसका उद्देश्य जो होता है वो होता है व्यापारी, कि भी हम व्यापार करेंगे भारत के साथ। और जैसा कि उनका उद्देश्य होता है, शुरू में वो व्यापार के लिए ही आते हैं और 1600 के कुछ बाद 5-6 में आ जाते हैं, यहाँ अपनी कोठियाँ लगा देते हैं, व्यापार शुरू करते हैं। और 1757 तक यानी कि अपने आने के 150 साल तक वो सिर्फ और सिर्फ अपना व्यापार ही करते हैं, यहाँ के राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन जब 150 साल यहाँ रहने के बाद, 150 साल यहाँ रहने के बाद, जब यहाँ की स्थितियों को देखते हैं, राजा आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई एकता का भाव नहीं है। और इस प्रकार इन परिस्थितियों का फायदा उठाकर किस प्रकार से उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी जड़ें जमाई और फिर जनता का शासन कैसे शुरू किया, ये अपन शुरू करेंगे। तो उन्होंने अपनी 150 साल की प्लानिंग के बाद ये सब किया, तो एकदम से एक दिन में हटने वाला था नहीं। तो अब 1757 से तो उन्होंने डायरेक्ट इन्वॉल्व करना शुरू किया और उसके 100 साल बाद पहला क्या हुआ? संघर्ष। 1757 में पहला युद्ध हुआ और उसके बाद 1857 में क्रांति होती है, यानी कि 100 साल हमें और लगे उनके अत्याचारों को सहन किया हमने। जब वो पराकाष्ठा पर पहुंचे तब जाकर जो है हमने उनके हथियार उठाए। और जब 1857 में हमें सफलता नहीं मिली तो फिर से 90 सालों तक हमने उनकी प्रताड़नाएं झेली और एट लास्ट 1947 यानी 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो 1857 की क्रांति के 90 साल बाद तक फिर से हम गुलामी की जंजीरों में रहे। तो ऐतिहासिक घटनाएं किसी एक दिन में या एक पल में घटित नहीं होती, इसकी जो पूरी रूपरेखा होती है उसके पीछे तात्कालिक परिस्थितियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो देखो, द मार्टियर्स, मार्टियर्स का मतलब जो शहीद है, हमारे जो शहीद हुए उनके बारे में अपन इसमें देख देंगे।
कि ये पिक्चर दे रखी है कि भाई हमारे जो शहीद है, शहीदों की पिक्चर एट ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर जो फंक्शन था उसमें जब लता मंगेशकर, ये लता मंगेशकर है, लता जी को आप जानते ही होंगे, जो कि बिल्कुल आवाज़ उनकी बहुत मधुर है, बहुत शानदार है। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, ये इंदिरा गांधी है, और इसके बाद देखो ये गांधी जी हैं, ये सुभाष चंद्र बोस, ये भगत सिंह, ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, झांसी की रानी, ये बहादुर शाह जफर। इस प्रकार से बहुत सारे शहीद जो है इस 1857 की क्रांति और उसके बाद से स्वतंत्रता तक, और इसके बाद शहीद नहीं भी हुए तो अपना जो योगदान दिया, ये फंक्शन में गाना गा रहे हैं, ये शहीद नहीं है लेकिन ये गाना गा रहे हैं, उस सेरेमनी को अटेंड कर रहे हैं, ये शहीदों के ऊपर जो गाना है वो इसकी याद दिला रहा है। तो देखो, ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियन मार्टर्स। यहाँ क्या कहते हैं, ए मेरे वतन के लोगों तुम आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गाने को लता जी जो है वो यहाँ गा रहे हैं और ये सारे लोग बैठे हैं। इस गाने को आप सब ने सुना होगा, बहुत ही प्यारा गाना है और उन शहीदों की याद हमें दिलाता है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। देखो दूसरी झलक अपन देखते हैं, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट्स 1757 to 1859, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस कंपनी की विजेताओं का सिलसिला 1757 से लेकर 1849 ईस्वी तक की घटनाएं इसमें दे रखी है। विद इट्स सुपीरियर वेपन, अब कारण क्या था, इनके पास वेपन्स यानी हथियार थे, सुपीरियर वेपन्स यानी बहुत ही उच्च क्वालिटी के हथियार थे। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन द 18th सेंचुरी इंडिया। 18वीं शताब्दी में भारत में इन्होंने क्या किया, अपना पावर, अपना ताकत, अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। ये देखो 1765 ईस्वी का मैप है इंडिया का 1765 का, जहाँ पर ब्रिटिशर सिर्फ यहाँ नॉर्थ ईस्ट का ये क्षेत्र ले लो और यहाँ पर जो है बंगाल के आसपास का क्षेत्र है यहीं तक सीमित थे। इसके अलावा पूरा का पूरा ये येलो कलर जो है ये पूरे इंडियन प्रिंसेस थे, यानी भारतीय राजाओं का शासन था यहाँ पर, किसी एक व्यक्ति या एक राज्य का नहीं बल्कि सभी राजा अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग भागों में राज करते थे। अंग्रेजों का आधिपत्य सिर्फ और सिर्फ ये जो पिंक कलर दर्शा रहा है यहीं तक था। लेकिन किस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण भारत को अपने कब्जे में लिया, यहाँ पे इसकी एक झलक आपको देखने को मिलेगी। पूरी हिस्ट्री तो अगर आपको जाननी है तो वहाँ हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक झलक हल्की सी यहाँ मिल जाएगी। उस समय का देखो पाकिस्तान भी अपने यहाँ ही था। ये सारी चीज़ें जो है मैप में इस तरह से दर्शाई गई है। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड का मतलब बहुत ज़्यादा आगे की नहीं सोचने वाले थे, उनकी दूरगामी सोच नहीं थी। भारतीय राजाओं की सोच सीमित थी और इसी दूरगामी सोच नहीं होने का परिणाम भुगतना पड़ा। दैट अपस्टार्ट्स राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प टू डिफीट हिम। और शुरुआत जो है उन्होंने राजा बा कहना शुरू किया अंग्रेजी व्यापारियों ने, और दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। भाई उन्होंने क्या कहा, राजा बा को और मदद करेंगे डिफीट करने में, हराने में। दैट्स अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंडियन मर्चेंट्स दे विल हेल्प टू डिफीट हिम, यानी यहाँ पर लोगों की क्या राजनीति शुरू हो गई कि जो राजा थे उन्होंने एक राजा को दूसरे राजा के हराने के लिए अंग्रेजों की मदद लेना शुरू कर दिया। और उनके बदले में अंग्रेज क्या करते थे आपको पता ही है। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट। वे इस तरीके से जो झगड़े हो रहे थे, लगातार जो लड़ाइयाँ हो रही थी,
इन लड़ाइयों से लोग बिल्कुल अशांत थे और इसी कारण से वो ये चाहते थे कि भाई अंग्रेज आए तो क्या होगा, कम से कम लड़ाई कम होगी, यानी कि शांति स्थापित रहेगी। और इस प्रकार से उनकी दखल शुरू हुई। अब देखो आगे, द rivalries helped the East India Company and it could easily subdue इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। इसके बाद क्या किया, धीरे धीरे द रिवालरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब विरोधी लोग जो है उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की और धीरे धीरे एक एक करके इन्होंने जो भी भारतीय राजा थे सबको अपनी तलवार के बल पर क्या किया, भगा दिया। इसके बाद देखो, फार सिंह रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइट। और मैसूर का एक बहुत ही दूरदर्शी शासक था जिसका नाम था टीपू सुल्तान, और वो एक फार सिंह यानी एक बहुत ही दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति था, आगे की सोच रखने वाला व्यक्ति था, और वो अंग्रेजों से अपनी मृत्यु तक उनसे लड़ता रहा, उनकी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। लेकिन ज्यादातर राजा उनकी गुलामी को स्वीकार कर चुके थे। अब देखो, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ। अब जैसे ही अंग्रेज आए, अंग्रेज आने के बाद राजाओं ने भी जो है झगड़ों को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, तो ये बड़े खुश थे। ये कह रहा है कि भगवान का शुक्र है कि अब देश में शांति हुई। नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय द ठग्स। और जो ठग लोग जो युद्ध करते थे, जो लूटपाट करते थे, अब उनसे छुटकारा मिलेगा। तो ये राजा जो है, राजा लोगों की राय क्या थी अंग्रेजों के प्रति, देखो, इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिशर्स। भाई ये भगवान ही था जिन्होंने अंग्रेजों को यहाँ भेजा, यानी कि हमें लूट खसोट से बचाने के लिए उनको भगवान ने हमारे पास भेजा है। Our destiny is linked with them। भाई हमारा भाग्य उनके साथ जुड़ा हुआ है, ये उनके सलाहकार हैं। ऐसे सेनापति, सलाहकार और राजा तीनों की सोच और सहानुभूति बिल्कुल अंग्रेजों के प्रति इतने ज्यादा वो कृतज्ञ हो गए कि उनको तो यही लगने लगा कि यही हमारे भगवान है, भगवान की इनको भेजा है, इनके आने से शांति हो गई, जबकि उन्होंने अपने स्वार्थ के कारण ये सब किया था। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, यानी इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया इन जीतों के ऊपर। तो राजा महाराजाओं की राय तो ये आपने देख ली। अब देखो, ये कॉमन पीपल जो है, आम लोग जो है, उनकी क्या राय है। द वाइट मैन हैज किल्ड एंड डिथॉर्न ओवर किंग्स। भाई जो गोरे लोग हैं वो हमारे राजाओं को मार रहे हैं, उनको गद्दी से, सिंहासन से हटा रहे हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। भाई कहते कुछ राजा वास्तव में अच्छे नहीं है, लेकिन आखिरकार है तो वो अपने यहीं के। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। और अब हम जो है अंग्रेजों के गुलाम बन चुके हैं। ये आम धारणा लोगों की थी। लोग जो है राजाओं के विरोधी नहीं थे, वो राजाओं को विरोध नहीं करते थे, उनकी गलत नीतियों का विरोध करते थे। उन्होंने कहा हाँ, सारे राजा अच्छे नहीं हैं, कुछ राजा बुरे हैं, लेकिन है तो अपने अपने। आगे देखो, ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल प्रत्यक्ष रूप से शुरू हो गया 1765 में। 1757 और 1765 के युद्ध के बाद तो लगभग ये तय ही हो गया। द रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अब ब्रिटिशर्स का जो रूल हुआ, उन्होंने किस प्रकार से भारतीय समाज में सुधार का काम किया, इनकी एक झलक यहाँ मिलेगी। और इसके साथ साथ जो रिलीजियस लीडर्स थे, यानी कि जो अपने धार्मिक नेता थे, उन्होंने प्रीच्ड यानी अपने उपदेश दिए, लाइक अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत नहीं करने की, एंड चाइल्ड मैरिज और बच्चों की शादी जल्दी नहीं करने की। ये बीड़ा जो है उस समय के जो धार्मिक लोग थे, उन्होंने, धार्मिक लीडर्स थे, उन्होंने अपनाया। एनीवन हु क्रॉसेस द सी लूजेस देयर रिलीजन। और लोगों की जो आम धारणा थी वो किसके बारे में थी, उनका विश्वास क्या था कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र पार करेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस तरह की जो धारणा लोगों में उस समय बनी हुई थी कि भाई अगर किसी ने भी समुद्र पार किया तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा।
ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, और महिलाओं के प्रति जो धारणा थी वो इस प्रकार से थी कि इस दुनिया में जितनी भी मिजरी है, दयनीयता है, दयनीय स्थिति जो है वो किसके कारण है? महिलाओं के कारण है। यानी कि महिलाओं को दबा कर रखने की जो सोच थी, जो उनके छुआछूत और जल्दी मैरिज करने के जो बातें थी, ये सारी चीज़ें भारतीय समाज में एक कुरीति के रूप में, बुराइयों के रूप में व्याप्त थी। और अब जब अंग्रेज शासक बने तो उन्होंने क्या किया? देखो, द ट्रूथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न देम। और सच्चाई यह थी कि भारतीयों ने अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान खत्म कर लिया था और ब्रिटिशर्स उनके बॉस बन गए थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। और अंग्रेजों की इनके प्रति क्या राय थी कि वे ये अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, यानी विश्वास योग्य नहीं है, ईमानदार नहीं है, ये राय थी उनकी अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। और इस प्रकार से भारतीयों के सामने ये लोग कहते थे, लेकिन कुछ भारतीय चमचे जो है वो उनकी जी हजूरी करते थे और उन्होंने कहा, हाँ मालिक आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। इसके बाद देखो, बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स। अब हालांकि वो क्या थे? मर्चेंट थे, और व्यापारी को किससे मतलब है? अपने लाभ से मतलब है, तो वो अपना तुरंत लाभ चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे, और इनके लिए इन्होंने टैक्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया, जिससे कि किसानों को अपनी खेती छोड़नी पड़ी, खेती तक छोड़नी पड़ी, कम खेती करने लगे। बट योर मैन आर टॉकिंग ऑल माई क्रॉप विद, लेकिन अब ये किसान बेचारा अंग्रेजों के बात कर रहा है कि तुम्हारे आदमी मेरी सारी की सारी क्रॉप जो है, सारे फसल ले जा रहे हैं, हम क्या खाएंगे? तो वो क्या कह रहा है? यू आर स्टिल इन एरियर्स, भाई अभी भी तुम्हारे ऊपर का एरियर है, बाकी है, कर्जा बाकी है। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल, अगर अगले हफ्ते तक तुमने इसका भुगतान नहीं किया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। यानी कि ये फसल पूरी ले जाने के बाद भी जो हिस्सा बनता है वो अभी कम पड़ रहा है, अगले हफ्ते तक और हिस्सा जो है जमा करवाना, अन्यथा तुम्हें जेल हो जाएगी। इस तरह के अत्याचार होते थे। देखो आगे क्या हुआ। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट। और यहाँ जो है ये अभी भी क्या करते थे? और नई नई तकनीकें अपनाते थे, जिनसे कि उनको और ज़्यादा लाभ मिले। ये नए नए आविष्कार करते थे। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। और अब उन्होंने क्या कहा कि भाई जो भी सामान इंग्लैंड में बना है, जब वो भारत में लाया जाए तो उस पर किसी प्रकार की कोई इंपोर्ट ड्यूटी यानी टैक्स नहीं लगना चाहिए। जो भी माल भारत में आएगा ब्रिटिश का, इंग्लैंड में बना हुआ, उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अ गुड आइडिया, ये लोग कहते हैं अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। और इस प्रकार से धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कानून थे उन्होंने भारतीय इंडस्ट्रीज को, भारतीय उद्योगों को नष्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं रहेगा और मशीनों से काम होता था, तो वहाँ का सामान सस्ता आता था और क्वालिटी में भी बढ़िया होता था। भाई हैंडमेड, हाथों से बने हुए से तो मशीन से बना हुआ क्वालिटी में बढ़िया होगा और वो टैक्स नहीं होने के कारण सस्ता भी आता था। इसलिए भारतीय उद्योग धंधे धीरे धीरे चौपट हो गए, भारतीय सामान कम खरीदते थे। इनवेटिएबली famines followed between 1822 and 36, 15 lakh Indian died of starvation। और इसी बीच जो है फेमिन यानी अकाल पड़ा, और वो अकाल एक तो 1822 ईस्वी में और इसके बाद 1836 ईस्वी में अकाल पड़ा, और इस अकाल ने लगभग 15 लाख भारतीयों के भूख से मृत्यु हो गई। ऐसी दयनीय स्थिति आ गई कि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा और 15 लाख लोग जो है अपना जीवन इस भूख के कारण गंवा दिया उन्होंने। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर
बिजनेस। और इसके अलावा जो ब्रिटिश नीतियां थी, उन्होंने यहाँ के जो कलाकार थे, यहाँ के जो व्यापारी थे, इनको बर्बाद करके रख दिया। यानी कि कच्चा माल यहाँ से इंग्लैंड भेजते थे, वहाँ मशीनों से माल को बनाते थे और वही माल वापस भारत में लाकर ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता था। इस प्रकार से उनकी लागत कम होती थी, क्योंकि रॉ मटेरियल कच्चा माल यहीं से लेके जाते और वापस यहीं बेचते। तो इस रॉ मटेरियल की तो वही कीमत होती, लेकिन मशीनों से बनने के कारण लागत बहुत कम होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, जिसके कारण भारतीय माल महंगा लगने लगता, विदेशी सस्ता लगता और इस प्रकार से भारतीय उद्योग धंधे चौपट हो गए। देखो राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय कौन थे, क्या था? ये 1772 से लेकर 1823 ईस्वी तक की बात है। राजा राम मोहन राय लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल, बंगाल से एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, जिनको ये पता था, जो ये जानते थे कि वे देश में क्या अच्छा नहीं हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ये सब उनको पता था। लेट्स नॉट despise ourselves, our ancient culture is great and we are capable of greater achievement. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. अब उन्होंने क्या कहा? Let's not despair ourselves, यानी हमें आशा नहीं खोनी चाहिए, उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, निराश नहीं होना है। और एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट, हमारा प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सभ्यता जो है वो बहुत ही महान है। एंड वी आर कैपेबल टू ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम में योग्यता है कि हम बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकें। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सबसे पहले तो हमें अपने समाज सुधार करना पड़ेगा, समाज में सुधार का काम करना पड़ेगा। सुपरस्टिशंस यानी जो अंधविश्वास है, हैव ruining us, वो हमें बर्बाद कर रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने ये कहा कि जो अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास हमें बर्बादी की कगार पर ले जा रहे हैं, ये हमें बर्बाद कर रहे हैं। He told his wife उमा, और उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा, cows are different colors बट द कलर ऑफ दियर मिल्क इज द सेम। भाई जिस प्रकार से गायें अलग अलग कलर की होती है, अलग अलग रंग की होती है, कुछ सफ़ेद होती है, कुछ गोरी होती है, कुछ काली होती है, लेकिन उन सभी का दूध जो है वो कैसा होता है, सेम होता है, सफ़ेद होता है। उसी प्रकार से डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, इसी प्रकार से अलग अलग टीचर यानी अलग अलग जो गुरु है, धर्म गुरु है, अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, उनकी भी अलग अलग राय हो सकती है। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम, लेकिन उसका सार, प्रत्येक धर्म का सार एक ही है, वो सबका एक समान है। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि भले ही क्यों ना अलग अलग प्रकार के धर्म है, अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उन सभी धर्मों का, सभी सिद्धांतों का सार एक ही है। जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार की अलग अलग रंगों की गायें होती है, लेकिन सबका दूध एक ही जैसा होता है, वैसे ही अलग अलग धर्मों के होते हुए भी सबका सार एक ही है। और अब उन्होंने इस प्रकार से विचार रखे, तो ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, इसके साथ साथ वो विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनके अनुसार हमें विज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, आधुनिकता का ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, और उन्होंने कहा ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान पे बल दिया, और साइंटिफिक और विज्ञान की कसौटी पे खरा होना चाहिए, विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार उसमें खरा उतरना चाहिए, ऐसा ज्ञान हमें लेने की जरूरत है। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them, और यहाँ पर जो है उन्होंने समुद्र पार किया और इंग्लैंड गए, किस लिए? ये देखने के लिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो ब्रिटिशर्स को इतना पावरफुल, इतना ताकतवर बनाती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो अंग्रेजों को इतना ताकतवर बनाती है। और वहाँ उन्होंने कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, भाई हमने आपको राजा की तरह स्वीकार कर लिया है, रूलर्स की तरह स्वीकार कर लिया है। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस
एज सब्जेक्ट्स, और आपको भी हमें अपनी प्रजा के रूप में, सब्जेक्ट्स का मतलब प्रजा, भाई हमने आपको राजा माना तो आपको भी हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना होगा। यू मस्ट रिमेम्बर द रेस्पॉन्सिबिलिटी रूलर ओव्स टू हिज सब्जेक्ट्स, और आपको ये याद रखना चाहिए कि एक राजा की, एक प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, वो जिम्मेदारियां आपको याद रहनी चाहिए। ये राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड में कहा अंग्रेजों से। और इस प्रकार से ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823, और उन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर भी चलाया, लेकिन कुछ सस्पिशियस ब्रिटिश जो थे उन्होंने उसको रुकवा दिया 1823 ईस्वी में। 1823 में उनके न्यूज़पेपर को बैन करवा दिया। तो इस प्रकार से आज अपन इतना ही पढ़ेंगे पार्ट 1 में। कल अपन इससे आगे पार्ट 5th है, 6th है, 7th है, 8th है और 9th है। यहाँ तक अपन कल इसको सेकंड पार्ट में करेंगे। आज अपन यहीं तक 4 पार्ट में किया है। इसको एक बार वापस पढ़ें, अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।